क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस का ये आपका पार्ट सेकंड होने वाला है। जो पार्ट वन था वहां पे हमने इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन, इसका लोकेशंस बेसिकली कंप्लीट करा है और साथ ही साथ जो सिविलाइजेशंस है ना वो क्या होती है उन सब के बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ा है। तो यदि पार्ट वन आपने अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले क्लास 6 हिस्ट्री सिविक्स के प्लेलिस्ट में जाकर के जो पार्ट वन है उसे आप बच्चों देख सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट एज यूजुअल यदि गाइस आप चैनल पे नए हो तो वीडियो अपने सभी दोस्तों में से शेयर भी करें। तो देखो बच्चों, लास्ट टाइम हमने पार्ट वन में बेसिकली ये सब जो टॉपिक्स है उन सभी को क्लियर करा था और आज हम लोग द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस के लोकेशंस एंड ओरिजिन्स को थोड़ी सी फिर से पढ़ने वाले हैं और फिर इसके आगे जो चीजें हैं उसे कंप्लीट करेंगे। तो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस की लोकेशंस एंड ओरिजिन। तो देखो बच्चों, ये जो मेसोपोटामिया है ना, मेसोपोटामिया का मीनिंग होती है बेसिकली द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। देखो, ये जो मेसोपोटामिया है ना वो ग्रीक वर्ड से ली गई वर्ड है और ग्रीक लैंग्वेज से ली गई वर्ड में मेसोपोटामिया को जो मीनिंग है वो है द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। ये आपका एक बहुत ही ब्रॉड और फर्टाइल वैली थी जो कि आपके दो रिवर्स के बीच में थी। जैसे कि देख सकते हो स्क्रीन पे, इसमें से रिवर फर्स्ट है टिग्रिस और सेकेंड रिवर है यूफ्रेट्स। और ये दोनों जो रिवर्स है वो बेसिकली ए वेस्ट एशिया का पार्ट था और अभी भी है। बेसिकली दीज टू रिवर्स रन पैरेलल टू ईच अदर। ये जो दोनों रिवर्स है वो एक दूसरे के पैरेलली रन कर रहे होते थे और उन्हीं के बीच में ये जो सिविलाइजेशन ग्रो होती जिसे हम लोग मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। Overflowing their banks during floods and depositing alluvial silt along the lower reach of plain। होती क्या है ना, जब रिवर्स में बाढ़ आती है तो वो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी और बहुत सारे मिनरल्स को लेकर के आती है और वो जो बाढ़ की पानी जब मान लो प्लेन्स में जाती है ना, प्लेन एरिया में, तो जो प्लेन एरिया में ना थोड़ी थोड़ी उसकी हाइट इंक्रीज करने लगती है, डेल्टा का फॉर्मेशन होने लगता है और वो जो प्लेस होती है, नया नया जो निर्माण हो रहा होता है, उसमें ना काफी ज्यादा फर्टिलिटी होती है। यदि आप वहां पे फसल लगाते हो, क्रॉप्स लगाते हो, तो काफी ज्यादा प्रोडक्शन होती है। तो जो जैसे मान लो ना, ये आपका मान लो रिवर था, ये दो रिवर बेसिकली। तो जो सबसे लोअर पार्ट है ना, कि यहाँ का जो रीजन है, ये जो रीजन है यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले जो पूरी वर्ल्ड में सिविलाइजेशन है वो कहा जाता है कि स्टार्ट हुआ और इस प्लेस का जो नाम था वो था सुमेरिया, कि शुमेर बेसिकली कहा जाता था और उसी से नाम पड़ गया सुमेरियन सिविलाइजेशन। जैसे कि देखो, ये आपका छोटा सा मैप है और इस मैप में देखो ये है आपका टिग्रिस रिवर और दिस इज कॉल्ड रिवर यूफ्रेट्स। तो इन दोनों रिवर के बीच के में ये जो लैंड है ना, इसे हम लोग कहते हैं मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। इस मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में कई सारे सिविलाइजेशन जो है वो बेसिकली ग्रो होते हैं और एंड भी हो जाते हैं। सबसे पहला जो सिविलाइजेशन वो देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, इसको बोलते हैं सुमेर, है ना। ये तो सुमेर से बना सुमेरियन सिविलाइजेशन। इसके आसपास में कई सारे प्लेसेस बेसिकली हैं, बट इस सुमेर सिविलाइजेशन के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे आपको एक जगह मिलता है जिसका नाम है बेबीलोनिया। तो इस बेबीलोनिया में भी एक सिविलाइजेशन जो है वो बेसिकली स्टार्ट होती है और बेबीलोनिया में जो सिविलाइजेशन ओरिजिनेट होती है उसे हम लोग बेबीलोनियन सिविलाइजेशन कहते हैं। फिर यहाँ पे देखो एक और प्लेस है जो कि है अकद। तो मतलब देखो, समय के साथ ना सबसे पहले सिविलाइजेशन यहाँ से स्टार्ट होती है और समय के साथ ही इस डायरेक्शन में ऊपर बढ़ती जाती है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे जो नदियों का जलस्तर है वो बढ़ते जाता होगा, तो नदियां जो है वो अपनी किसी और अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया होगा और डायरेक्शन चेंज करने की वजह से हो सकता है नदियां फैल गई होगी। इसकी वजह से बेसिकली यहाँ से जो लोग हैं वो धीरे धीरे ऊपर मूव करने लगते हैं। तो सुमेरियन सिविलाइजेशन से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे ऊपर जाती है और सबसे नॉर्दर्न पार्ट में यहाँ पे देखो एक जगह दिख रहा होगा आपको, बोलते हैं असीरिया। और यहाँ से जो सिविलाइजेशन सब सिविलाइजेशन एंड में आके असीरिया में मिल जाती है और जो लार्जेस्ट सिविलाइजेशन बनता है उसे हम लोग कहते हैं असीरियन सिविलाइजेशन। देखो, इसके बारे में ना चीजें यहाँ पे लिखी हुई है डिटेल्स में। क्या लिखा है कि 3500 बीसीई पहले जो आपका सुमेरियन सिविलाइजेशन है वो डेवलप्ड होती है और वो पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट सिविलाइजेशन कहलाती है। और ये जो सिविलाइजेशन है वो करीब करीब 1500 साल तक फ्लरिश्ड होता है, यानी 1500 सालों तक वो चलता है, फलता फूलता है, ग्रो करता है। फिर धीरे धीरे जो सुमेरियन सिविलाइजेशन है वो मर्ज्ड हो जाता है बेबीलोनियन सिविलाइजेशन में और फाइनली जो बेबीलोनियन सिविलाइजेशन है और जो अकद सिविलाइजेशन है वो खत्म होके मर्ज्ड हो जाती है असीरियन सिविलाइजेशन में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं उनका जो सिविलाइजेशन है जहाँ पे वो बसे थे वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बहुत सारे सिविलाइजेशन जैसे कि आपका बेबीलोनिया सिविलाइजेशन, असीरियन सिविलाइजेशन जो है वो इस एरिया में स्टार्ट होते हैं और एंड भी होते हैं और इसी कारण से हम लोग जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन होती है उसे हम लोग क्रेडल एंड ग्रेव ऑफ मेनी सिविलाइजेशन कहते हैं। क्रेडल एंड ग्रेव ऑफ मेनी सिविलाइजेशन। For centuries, nomadic tribes
फ्रॉम आउटसाइड poured into this valley। बहुत सालों से जो नोमैडिक ट्राइब्स यानी घुमंतु जो लोग थे जहाँ पे भटकते रहते थे, कि क्लास 5 में आपने पढ़ा होगा कि पहले जो लोग थे वो बेसिकली जंगलों में रहा करते थे और शिकार किया करते थे। तो उनको ना वो लोग जो हमेशा घूमते फिरते रहते थे, शिकार करते थे, जिनका अपना कोई घर नहीं होता था, उसे लोग नोमैडिक पीपल कहते थे। तो ये जो नोमैडिक पीपल हैं वो बाहर से आते हैं और इन वैली में बस रहे थे धीरे धीरे। दिस सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड अराउंड 3500 BCE टू 600 BCE। तो एक तरह से समझ सकते हैं कि जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है वो पूरी वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है। और देखो यहाँ पे ना आपकी चैप्टर के एंड में यहाँ पे टाइमलाइन पूरी दी हुई है। जैसे कि ये देखो आपका फर्स्ट सी यानी कि ये आपका कैलेंडर जो अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और आगे बढ़ रही है। बट इसके पहले भी देखो दुनिया कितनी बड़ी और कितनी पुरानी है। जितनी आगे हम इस कैलेंडर के बाद आगे बढ़े हैं ना, इससे 2 गुना साल पहले जो है वो दुनिया में लोग सिविलाइज्ड हो गए थे और सिविलाइजेशन बना करके एक जगह स्थिर होकर रहने भी लगे थे। तो ये देखो मान लो 4000 बीसीई सिविलाइजेशन है और आपको पता होना चाहिए 4000 बीसीई से भी पहले लोग रहते होंगे। बट उसका अभी कैलेंड्रिकल और कोई भी कह सकते हो लिखित प्रमाण नहीं है। जैसे कि आप जो जानते हो ना रामायण महाभारत काल रामायण काल वो 4000 बीसीई से भी पहले की बात है। और उस वक्त की ना अभी कोई हमारे पास लिखित प्रमाण नहीं है, वो बेसिकली सिंबल्स वगैरह है और उनकी कहानियां हैं। चलिए अब हम लोग मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनकी कुछ खास बात के बारे में जानते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जो वहाँ के लोग थे बेसिकली क्या क्या चीजें करने में वो एक्सपर्ट थे और बेसिकली उनका जो जीवन था वो कैसा था, कैसे लोग रहते थे, वो लोग का काम क्या होता था, दिन भर कैसे गुजारते थे। अभी के समय में जो हमारा जीवन है, हमारा लाइफस्टाइल है, सुबह उठना, खाना, काम करना, पढ़ना, पढ़ाना, घूमना फिरना, फिर अर्निंग करनी है, ग्रोथ करनी है, ग्रो करनी है और अपने सोच को, अपनी ड्रीम्स को पूरा करना है। तो क्या उस वक्त के जो लोग थे उनकी क्या सोच होती थी, उनका जीवन यापन कैसे होता था, इसके बारे में जानना है। तो मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है उसके कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो पहली जो चीज है वो है आपका टाउन प्लानिंग, यानी कि वो लोग का शहर कैसा होता था। टाउन प्लानिंग क्या होती थी? तो जब डिस्कवरी होती है मेसोपोटामिया सिटी जो कि आपका यूआर में है, देखो यूआर ना एक जगह है। जैसे कि देखो ना मैप में आपको मैंने दिखाया था ना, अभी जो मैप यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे देखो, ये सुमेर के पास में एक सिटी है जो कि है यूआर। तो ये जो यूआर है ना इसको अरबी कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जब सुमेरियन सिटी जो आपका यूआर है इसकी जो खुदाई होती है तो यहाँ से हमें कुछ चीजें पता चलती है। क्या पता चलती है कि जो सिटीज थे ना वो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड नहीं था, वेल प्लान्ड और वेल डेवलप्ड नहीं था जैसा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में था। तो आप बोलोगे सर ये हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है? बच्चों थोड़ा धैर्य रखो, इस चैप्टर के बाद जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन है। और ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन बेसिकली है वो इंडिया में ग्रो हुआ था, इंडिया में फ्लरिश्ड हुआ था। तो ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है जो कि हम लोग इसके बाद के चैप्टर्स में कंप्लीट करेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि जो सुमेरियन सिविलाइजेशन था यानी कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, यहाँ की जो टाउन प्लानिंग है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जैसा तो नहीं है, बट फॉलोड ये यूनिफॉर्म पैटर्न। बट फिर भी यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करता है, यानी कि जो सबके घरों का, शहर का जो डिजाइन है वो पूरे सिविलाइजेशन में सेम था और एक जैसा था। एक्सकेवेशन जब होती है वो बताता है कि जो सिटी है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। बट ये 3 पार्ट्स कौन कौन सी है? तो हम बताएंगे बच्चों। पहला था वॉल्ड सिटी, सेक्रेड सिटी और आउटर टाउन। तो ये 3 पार्ट्स थे या तो बोलो 3 इलाके थे जहाँ पे ये जो शहर थे वो बटे हुए थे। जो पहला आपका सेक्रेड सिटी है उसे टेम्पल टावर के नाम से भी जाना जाता था। और जितने भी टेम्पल्स होते थे जिसे पहले के टाइम में जिगुरत कहा जाता था, ये पैट्रन गॉड जो है उनको डेडिकेटेड होता था। और जो आपका सेक्रेड सिटी है वहाँ पे टेम्पल्स बेसिकली होती थी। वॉल्ड सिटी और आउटर एरिया जो है वहाँ पे लोग रहते थे और ये जो सेक्रेड सिटी होता था यहाँ पे बेसिकली टेम्पल्स वगैरह जो है वो हुआ करता था। नेक्स्ट आर्किटेक्चर के बारे में बात करें कि वो लोग का जो आर्किटेक्चर है वो क्या, कैसे लोग बनाते थे बिल्डिंगें और किस तरह से उनकी बिल्डिंग्स बनाने का स्टाइल होता था। तो देखो ये लोग का स्टाइल जो है वो काफी अलग हुआ करता था अभी के टाइमिंग में। और बहुत सारी चीजें जो अभी हम लोग फॉलो करते हैं वो उन्हीं से फॉलो किया गया है। जैसे कि देखो आर्चेज है, कॉलम्स है, डोम्स और वोल्ट्स है, ये लोग अपने बिल्डिंग्स में यूज करा करते थे। यानी कि जब भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता था तो बिल्डिंग का जो डिजाइन है वो इस तरह से हुआ करता था। आपको अर्क पता होनी चाहिए, अर्क का जो डिजाइन है बेसिकली ऐसे होता है। यदि आप देखो ना कभी बहुत सारे गेट वगैरह जो हम लोग बनाते हैं, दरवाजा बनाते हैं, तो जब दरवाजा बनाते हैं तो ऐसी डिजाइन देते हैं ना, तो इस डिजाइन को हम लोग अर्क कहते हैं। दूसरा कॉलम, कॉलम मतलब पिलर। देखो जब आप अपना घर बनाते हो तो घर बनाते वो सबसे पहले हम लोग पिलर्स बनाते हैं और पिलर्स पे जो है वो ढलाई करते हैं, तो पिलर्स का यूज करते थे। चलो मैं ना आपको कुछ फोटोज दिखाता हूँ जहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हो कि डोम्स क्या होती है और जो आपका आर्चेज है वो क्या होती है और उन दोनों में क्या फर्क है। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये जो आपको दिख रही है ना फिगर जहाँ पे ताजमहल है, ताजमहल का जो शेप आपको दिख रहा है या फिर ये जो आपको शेप दिख रही है, ये सब के सब क्या है, ये डोम्स है। तो इस तरह की जो आकृति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं,
तो बच्चों उसे हम लोग कहते हैं डोम्स। तो चलिए मैं आपको आर्क दिखाता हूँ। इस फिगर को अच्छे से देखो, ये आपका एक नेचुरल आर्क है। तो इस आर्क में क्या आपको नजर आ रही है कि जो फिगर है बेसिकली दो समझो, दोनों साइड से दीवार है और इसके ऊपर में एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनी हुई है। तो इस तरह की जो चीजें होती है उसे हम लोग आर्क कहते हैं। आर्क के बाद जो आपको नेक्स्ट पढ़ना है बच्चों वो है नेक्स्ट इज फोर्ट्स, और वोल्ट्स भी कुछ कुछ इस तरह का ही स्ट्रक्चर हुआ करता था। तो ऐसा कहा जाता है कि दीज आर बिलीव टू बी सम ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मेसोपोटामिया इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये सब जो अभी के टाइमिंग में हम लोग अपना घर बनाते हैं, अपनी जो बिल्डिंग बनाते हैं, तो हम लोग का भी आर्किटेक्चर का डिजाइन तो ऐसा ही होता है ना। हम भी अपने घरों में कॉलम्स देते हैं, बहुत बार लोग डोम्स बनाते हैं, जैसे कि आप ताजमहल देखो वहाँ पे डोम से बहुत सारी जो मस्जिदें बनती हैं, बहुत सारी जो चर्चेज बनती हैं वहाँ पे डोम्स बनाई जाती है। आर्क का डिजाइन तो कॉमन है, लोग अपनी खिड़कियों में, अपने घर के दरवाजों में भी लगाते हैं। तो इन आर्किटेक्चर का कह सकते हो हमारी लाइफ में अभी के टाइम में बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस होती है। और उनकी घरों के बारे में बात करें तो जो उनके घर थे वो बहुत सारे मिनी स्टोरीज के हुआ करते थे, यानी कि जैसे अभी के टाइम में जो हमारे बिल्डिंग्स होते हैं वो कई फ्लोर्स की रहती हैं। आपको बुर्ज खलीफा के बारे में बताओ कि जो बुर्ज खलीफा है ना टोटल 150 फ्लोर्स की है। एक सेकंड में आपको ना बुर्ज खलीफा की जो पीक है वो साथ ही साथ आपको दिखा दूं और बता दूं कि सिर्फ फ्लोर तो बुर्ज खलीफा में टोटल आपके आई थिंक 450 फ्लोर के आसपास या फिर आई थिंक उससे भी ज्यादा है। तो ये देखो आपको बुर्ज खलीफा की आपको इमेज दिख रही है जो कि वर्ल्ड की टॉलेस्ट सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग में से एक है। और इसमें 150 फ्लोर्स बेसिकली कर सकते हो और इसकी जो हाइट है वो ऑलमोस्ट 800 मीटर के आसपास है। तो ये हमारी आज की टेक्नोलॉजी है और इस तरह की जो डिजाइन बेसिकली हम बना पा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से पहले के टाइम में जो लोग थे, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग थे, वो भी मेनी स्टोरीज की बिल्डिंग्स जो है वो बनाते थे। हो सकता है 2 4 5 ऐसा रहा होगा। नेक्स्ट दिस टेम्पल्स वर आल्सो यूज्ड एज ऑब्जर्वेटरीज। देखो और आपको मैंने बताया ना वो लोग ना टेम्पल्स वगैरह में काफी ज्यादा डिजाइनिंग बनाया करते थे, टाइल्स मार्बल लगाते थे, प्रीशियस स्टोन्स भी चिपकाते थे, मार्बल भी लगाते थे। और ये जो टेम्पल्स होती थी उसको वो कई सारी चीजों में हेल्प लेते थे, सिर्फ प्रेयर के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते थे। टेम्पल्स में आपका स्कूल्स, ग्रेनरीज और जो ट्रेड सेंटर वगैरह है वो टेम्पल के आसपास में बेसिकली आपका ग्रो करता है। मेसोपोटामिया में जो आर्किटेक्ट्स हैं वो बहुत सारे बिग सिटीज को भी बिल्ड किए हैं, कई सारे कैनल्स और कई सारे डैम्स का भी जो है वो आर्किटेक्चर का बेसिकली किए हुए हैं। एक एग्जांपल आप हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन के नाम से जान सकते हो। इस बेबीलोन में एक गार्डन बनी हुई जिसका नाम है हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, जो कि अभी भी बहुत ही ज्यादा 7 वंडर्स में से एक अभी के टाइमिंग में है। और काफी ज्यादा टूर बहुत सारे लोग जो वहाँ पे घूमने के लिए टूरिस्ट लोग जो हैं वो अभी के टाइम में भी वहाँ पे जाते हैं। तो ये कह सकते हैं एंशिएंट वर्ल्ड का एक काफी जीता जागता आर्किटेक्चर का नमूना है कि वो लोग कितने टैलेंटेड थे आर्किटेक्चर्स के मामले में। तो ये देख सकते हो आपका हैंगिंग गार्डन बेबीलोन का बेसिकली कुछ इस प्रकार से, जो कि बहुत सारे मेनी फ्लोर्स में बेसिकली बने हुए हैं। एक्चुअली अभी प्रेजेंट में ना जो है वो काफी चीजें बदल गई है, बट तो देख सकते हो ये गार्डन की पेंटिंग्स है, डिजाइन है और ये काफी पुरानी है। ओके तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़नी है वो है आपका सोसाइटी। सोसाइटी में हमें पढ़ने के वहाँ के जो लोग थे वो कैसे थे, यानी कि उनके बीच में जैसे अभी के टाइम में हम लोग जानते हैं हमारी जो बॉन्डिंग्स है लोगों के बीच में काफी अच्छी है, हम लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं। और हमारी जो सोसाइटी है इसमें भी कई सारे तरह के लोग हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ बीच बीच में हैं। कई सारे बेसिकली कह सकते हो ना बहुत सारे रिलीजन्स और बहुत सारी कम्युनिटी के लोग बेसिकली अभी के टाइम में हमारे आसपास में रह रहा होता है, हमारी सोसाइटी में रह रहा होता है। उस टाइम में जो सोसाइटी थी वहाँ पे कौन लोग और कैसे लोग होते थे। क्या लिखा है कि जो अपर क्लास होती थी वो कंसिस्ट करता था मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली, प्रीस्ट एंड हाई ऑफिसर्स। जो रॉयल फैमिली है, जो प्रीस्ट है और जो हाई ऑफिसर्स है वो लोग का अपना सोसाइटी है जो कि अपर क्लास कहलाता है। जो मिडिल क्लास लोग हैं उसमें कौन आते थे, उनमें आते थे फार्मर्स, आर्टिसंस और ट्रेडर्स। पूरी सोसाइटी में जो मेजोरिटी में लोग हैं वो आपको मिडिल क्लास के लोग होते थे। और नेक्स्ट एंड लास्ट में लोअर क्लास है। लोअर क्लास में बेसिकली स्लेव्स आता था। जो आपका अपर क्लास के लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, इनकी सेवा करता था। सोशल स्ट्रक्चर में नेक्स्ट आपको जानना है फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ मतलब फैमिली का बनावट कैसे था। देखो फैमिली में जो फादर थे ना वो हेड ऑफ द फैमिली होते थे, जैसे कि अभी के टाइम में भी है। और जो पिताजी हैं वो काफी सारे स्पेशल प्रिविलेज को एंजॉय करते थे। जो महिलाएं थी उनकी भी ठीक ठाक कह सकते हो मान सम्मान और रिस्पेक्ट था। द राइट ऑफ वुमेन्स वर प्रोटेक्टेड, उनकी जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड थे। उनको बहुत ज्यादा कुछ करने का अधिकार नहीं था, बट जो भी था वो एक फिक्स्ड राइट होती थी। जो चिल्ड्रेन हैं उनको ब्राउट ऑफ वेरी स्ट्रिक्टली एंड बॉयज वर सेंट टू स्कूल्स टू स्टडी एंड रीडिंग। बेसिकली देखो जो सोसाइटी में बच्चे थे उनको काफी स्ट्रिक्टली पाला जाता था, उनको बड़ा किया जाता था। जो बॉयज होते थे उन्हें स्कूल भेजा जाता था ताकि पढ़ सके, वो लिख सके और स्टडी कर सके, रीड कर सके। लेकिन जो गर्ल्स होते थे उन्हें ट्रेन करा जाता था डांसिंग में और
म्यूजिक। तो ये था आपका फैमिली लाइफ। और जो उनका ऑक्यूपेशन है, इनकी ऑक्यूपेशंस के बारे में बच्चों बात करें तो ऑक्यूपेशन मतलब वो कामकाज होती है जिनसे लोगों की जीवन यापन होती है। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आपको टीच कर रहा हूँ, तो मेरा ऑक्यूपेशन हो गया टीचिंग। कुछ होते हैं जो फार्मर्स होते हैं, कुछ डॉक्टर्स होते हैं, कुछ इंजीनियर्स होते हैं, इसी तरह बहुत सारे ऑक्यूपेशंस होते हैं। और जो एग्रीकल्चर जो लिखा हुआ है, जो मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था वहाँ के लोगों का, क्योंकि आपको पता है ना, यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर जो कि आपका यूफ्रेट्स और टिग्रिस है, वो थी। और वो ही बेसिकली आपका वाटर सप्लाई का मेन सोर्स था। और जब इसमें फ्लड वगैरह आता है और आती है, तो इसकी वजह से क्या होती है, लोगों की जो फसल वगैरह है वो कभी बर्बाद होते हैं, तो कभी जो लैंड है वो फर्टाइल हो जाता है। सो दे बिल्ड एन एलाबोरेट एंड हाईली डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम टू इंश्योर स्टेडी सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर। लेकिन ये लोग ना अपना एक बहुत अच्छा सिस्टम बना के रखा हुआ था इरिगेशन के लिए, कि नदी में पानी हो या ना हो, बरसात का मौसम हो या ना हो, लेकिन इसके बाद भी इन्हें जो रेगुलर वाटर सप्लाई है वो मिल पाता था। दे ऑल्सो बिल्ड डाइक्स टू कंट्रोल फ्लड्स। और जब फ्लड्स आती थी ना नदियों में, तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए वो लोग डाइक्स बनाते थे। डाइक्स मतलब बड़े बड़े डैम्स का निर्माण करते थे। खेती करने के लिए उनके पास ट्रैक्टर नहीं था, बट कुछ तो था जिसकी वजह से ये लोग खेती कर पाते थे। खेती जो है वो हल बैल से करते थे। और वो जो व्हील्ड वैगन है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी कि जो बैलगाड़ी है, इसका इस्तेमाल करते थे चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने में। दे revolutionized the evolutions of human society. The Mesopotamians are believed to have been the first cultivate wheat. They also grew barley, pulses and fruits. अब आपके दिमाग में बच्चों आ रहा होगा कि आखिर यदि ये एग्रीकल्चर करते थे, तो एग्रीकल्चर के कौन से फसल को उगाते थे? क्या ये बैंगन, बिलाती, टमाटर, कद्दू, कोहड़ा, सेब, अनार, बनाना क्या उगाते थे? तो देखो बच्चों, बहुत सारे फसल्स और फ्रूट्स होते होंगे, बट बेसिकली जो हमें पता है, यानी कि जो हमें हमारी रिसर्च में पाई गई है, पता चला कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो बार्ली, कुछ पल्सेस जो हैं बेसिकली उनके बारे में, और कुछ फ्रूट्स जो हैं उनका प्रोडक्शंस करते थे। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो फर्स्ट कंसीडर करे जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसने व्हीट के बारे में, जैसे कि जो अभी हम लोग ना ब्रेड खाते हैं, रोटी खाते हैं, वो हमें वो व्हीट क्रॉप से मिलती है। तो जो व्हीट का कल्टीवेशन है वो कहा जाता है कि सबसे पहले मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के जो लोग हैं उनके द्वारा ही किया गया था। और कुछ कुछ लोगों का जो ऑक्यूपेशन है वो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होता था। वो क्या करते थे, अलग अलग जानवर जैसे कि काव, गॉट, सीप और जो डंकीज है, इसे पाला करते थे अपने जीवन यापन करने के लिए, या फिर वो लोग अपने डेली नीड्स को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है आर्ट एंड क्राफ्ट। तो आर्ट एंड क्राफ्ट में बेसिकली वहाँ के जो लोग हैं अपने खाली टाइम में कई सारी डिफरेंट डिफरेंट जो एक्टिविटीज है वो किया करते थे। तो आर्ट एंड क्राफ्ट में वो लोग क्या क्या करना जानते थे बच्चों? तो देखो, आर्ट एंड क्राफ्ट में बेसिकली आपका लिखा हुआ है कि वो लोग पॉटरी यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाना, वीविंग यानी कि कपड़े बुनना, और जो मेटल वर्क है वो सब किया करते थे। कुछ ज्वेलरीज के जो काम हैं वो लोग भी उनको अच्छे से आता था। स्टेटूज बनाना हो तो ये सभी काम वो अच्छे से कर लेते थे, और उन्हें ये सब काम करने में आई थिंक मजा भी आता होगा। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे हमें कैसे पता चलती है कि वहाँ के जो लोग हैं वो बेसिकली कौन कौन सा ऑक्यूपेशंस करते थे और क्या क्या चीजें करते थे? तो देखो बच्चों, जब डिस्कवरी होती है ना, जब बेसिकली इन सारी प्लेसेस की जब एक्सकेवेशन करी गई थी, तो वहां से बहुत सारी चीजें मिली, बहुत सारे मेटल के ऑब्जेक्ट मिलती हैं, स्टेटूज मिलती हैं, गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स मिलते हैं। तो इससे ना हम अंदाजा लगा पाते हैं कि वहाँ के जो लोग थे बेसिकली क्या करते होंगे, उनको स्टेचू बनाना, गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स बनाना, पॉटरी बनाना वगैरह वगैरह, बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट जो है उनको आता होगा, तभी तो हमें मिले ना वो। तो कुछ ही मिनट में गाइस हमारा जो टॉपिक है, हमारा ये जो चैप्टर है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का पार्ट सेकंड कंप्लीट होने वाला है, और साथ ही साथ जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट होने वाला है। चलो नेक्स्ट देखते हैं उनका जो ऑक्यूपेशन है, उसमें से नेक्स्ट ऑक्यूपेशन जो है वो है ट्रेड। ट्रेड मतलब क्या? बिजनेसेस करना। तो देखो भाई, बिजनेस तो ठीक है, बट किस चीज का बिजनेस करते थे? उनके पास क्या फैक्ट्री होती थी, वो क्या बेचते होंगे? तो देखो, वो क्या करते थे, स्टोन्स यानी कि देखो जो जेम्स होते हैं ना, जो ज्वेलरी बनाने में बहुत सारे स्टोन्स का यूज करते हैं, तो उस स्टोन्स को बेचा करता था। जो टिम्बर है जिसका यूज करते हैं हम लोग फर्नीचर बनाने में, बैलगाड़ी बनाने में, लकड़ियों के सामान बनाने में, तो टिम्बर मतलब समझो ना लकड़ियां, तो लकड़ियां बेचा करता था। कुछ जो मेटल्स होते थे जिनका यूज करते थे वो लोग हथियार बनाने में, या फिर देखो ना गोल्ड है, सिल्वर है, स्टेचू बनाने के लिए जो चीजें यूज करी जाती है, ज्वेलरी बनाने के लिए जो चीजें यूज करी जाती है, तो बेसिकली वो मेटल्स का जो है वो बिजनेसेस किया करते थे। चावल, धान, गेहूँ वगैरह मान लो हमारे यहाँ पे इसका प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा हो रहा है, और हो सकता है जो चीज़ें आपके यहाँ पे हो रही है वो मेरे यहाँ पे नहीं हो रहा हो, और जो मेरे यहाँ हो रहा है वो हो सकता है आपके यहाँ पे नहीं हो रही हो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग चाहेंगे ना कि चीज़ों को आदान-प्रदान कर ली जाए। हम अपना सामान आपको दे दें और आपके यहाँ पे जो चीज़ें की प्रोडक्शन होती है, उसे कुछ हम इस्तेमाल कर लें। तो ये हो गया एक तरह से आपका व्यापार। मतलब ये जो सीड्स बेसिकली मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का है वो हमारे इंडिया में भी मिला है, तो इससे हम लोग कह सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो दोनों सिविलाइजेशन है वो लोग आपस में ट्रेड किया करते थे। दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर बिजनेसेस अकाउंट ऑन क्लिक टैबलेट। अच्छा, अभी के टाइमिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं उसका हिसाब किताब कॉपी में, पेपर में लिख के रखते हैं ना, या फिर इंटरनेट, मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं। बट उस वक्त जो वो लोग हुआ करते थे वो क्लियर टैबलेट रखते थे,
क्ले टैबलेट मतलब ना बेसिकली समझो चीजों स्टोन से बनी हुई स्लेट आती थी, उस पे चीजों को वो लिख लिख के याद करते थे, याद रखते थे और क्या क्या बिजनेस करा, कितना करा, इसके बारे में वो लोग जानकारी रखते थे। नेक्स्ट एंड लास्ट जो टॉपिक हमें पढ़नी इस चैप्टर में वो आपका रिलीजन। रिलीजन दैट मीन्स कि वो लोग जो थे उन कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे, क्या वो हिंदू थे, मुसलमान थे, ईसाई थे, क्रिश्चियंस थे या फिर कोई और दूसरे रिलीजन के लोग हुआ करते थे। देखो क्या लिखा हुआ है कि मेसोपोटामियन जो बिलीव करते थे बहुत सारे गॉड्स पे, यानी कि वो एक गॉड पे विश्वास नहीं करते थे। जैसे कि अभी देखो ना क्रिश्चियंस में और इस्लाम रिलीजन में क्या होती है, वो लोग वन गॉड को फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग थे वो हिंदूज की तरह, यानी कि सनातन जो धर्म है उसकी तरह बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारे देवी देवता और गॉड्स को फॉलो करते थे। एवरी सिटी हैड इट्स ऑन स्पेशल गॉड। जितने सारे शहर हैं उन हर जगह उनका अपना गॉड है। दे वर्शिप द फोर्सेस ऑफ नेचर लाइक सन, रेन, मून एंड द स्टार्स। जो प्राकृतिक शक्तियां हैं जैसे कि सन है, रेन है, मून है, स्टार है, जिनसे जिनके हेल्प से धरती पे जो है वो जीवन संभव हो पाता है, तो वो लोग उनकी पूजा किया करते थे। जो चीफ प्रीस्ट है वो किंग हुआ करता था, और जो किंग है वो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन द अर्थ माना करता था। वो कहता था जो किंग है बेसिकली वो अर्थ पे गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है। इन लेटर ईयर्स द किंग्स अपॉइंटेड प्रीस्ट टू लुक आफ्टर द टेम्पल। जो मेसोपोटामिया के लोग हैं वो लाइफ आफ्टर डेथ पे भी बिलीव करते थे। ड्रिंकिंग विचुअल्स, ऑर्नामेंट्स, वेपन इटीसी हैव बीन फाउंड इन सम ग्रेव्स। देखो लाइफ आफ्टर डेथ पे बिलीव करना दैट मीन्स कि उनको लगता था कि मरने के बाद हमारा जो बॉडी है ना वो सिर्फ डेड हो रहा है, और जो हमारी सॉल है, हमारी जो आत्मा है वो जीवित रहती है। हमें इसके बारे में भले पता नहीं चलती, बट ऐसा हम लोग बिलीव है, माना करते हैं, मानते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो लाइफ आफ्टर डेथ मानते थे। वो लोग क्या करते थे, जो ग्रेव्स था ना जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था, तो उन ग्रेव्स में से जो ड्रिंकिंग वेसल्स हैं, यानी बहुत सारे बर्तन, जो ऑर्नामेंट्स हैं और जो कुछ हथियार हैं, इसके बारे में पता चलता है। बॉडी को जब दफनाते थे तो अपने साथ उनके साथ में कई सारे ऑर्नामेंट्स और वेसल्स और वेपन्स वगैरह डाल दिया करते थे। जब तक इनका दोबारा जन्म ना हो जाए तब तक इनको खाने पीने की और जो इन सभी चीजों की वो कमी ना हो, इसलिए उनके ग्रेव्स में ये सब चीजें डाला जाता था। तो बच्चों ये था इसका रिलीजन। चलो तो रिलीजन के बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो हमें जानने की, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है वो बेसिकली डिक्लीन कैसे हुआ। तो बच्चों ये हमारा बिल्कुल आज का लास्ट टॉपिक है। मुझे पता है कि आपको चैनल वीडियोस काफी पसंद आया होगा, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक। चलो इसे समझ लेते हैं कि कैसे जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है इसका डिक्लीन हुआ था, यानी कि खत्म हुआ था। तो बच्चों देखो यहाँ पे इसका आंसर प्रॉपर लिखा हुआ है कि द यूफ्रेट्स रिवर, द लाइफ लाइन ऑफ दिस ग्रेट सिविलाइजेशन अनएक्सपेक्टेडली चेंज इट्स कोर्स। देखो बेसिकली क्या कह रहा है कि जो यूफ्रेट्स रिवर है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, और इस की वजह से जो हैबिटेंट्स है जहाँ पे लोग रहते थे वो पूरी तरह से अबेंडन कर दिया। अबेंडन करना मतलब पूरी प्लेस को खाली कर देना। हो सकता है जिस जगह पे वो लोग रहते थे, जहाँ पे उन्होंने अपना घर बनाया था, सिविलाइजेशन बनाया था, लोग रहते होंगे, पूरा गांव का गांव हो सकता है बहुत बहुत अधिक, और अचानक से बाढ़ आने सारे लोग जो है वो उन सभी का मौत इन बाढ़ की वजह से हो गया होगा। नदी में बहुत तेज बाढ़ आई होगी, उन्होंने अपना डायरेक्शन बदल लिया होगा, और जहाँ पे लोग रहते होंगे, जहाँ उनका घर था, जहाँ पे सोसाइटी उनका विलेजेस था, बेसिकली सारा का सारा जो है वो गांव में बह गया होगा। और इस तरह से जो लोग हैं उनकी मौत जो है वो हो जाती है। हो सकता है बहुत दिनों तक पानी जमा रह गया होगा, वो लोग बाहर निकल नहीं पाए होंगे, लोग बच नहीं पाए होंगे, या फिर हो सकता है कोई और बहुत बड़ी नेचुरल आपदा आई होगी, नेचुरल डिजास्टर आया होगा, जिनसे लोगों की मौत हो जाती है, और इस तरह से जो आपका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है उसका एंड हो गया होगा। बच्चों इसको समझो कि ना किसी को एग्जैक्ट पता ही नहीं है कि क्या हुआ होगा। हम लोग क्या करते हैं, बस एक एज्यूम्शन कर पाते हैं, अंदाजा लगा पाते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ होगा, और इस तरह से जो सिविलाइजेशन है उसका एंड हुआ होगा। देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि बहुत तेज विंड्स, सैंड स्टॉर्म वगैरह आया होगा, जो वॉल्स है, मॉन्यूमेंट्स है, उन सबको दबा दिया, दफना दिया, और जो ट्रेजर्स है इस ग्रेट सिविलाइजेशंस का वो बेसिकली सैंडी डेजर्ट में, जो डेजर्ट प्लेन है उसमें दब के रह जाता है, और इस तरह से जो सिविलाइजेशन है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन उसका एंड हो गया। तो चलो बच्चों आज की इस वीडियो में बस इतना ही।